था इसमें हुआ कर गड़बड़ भी हो जाए। अपनी प्रतिभा और संभावना के हिसाब से युवा लेकर भाग ले गए। सबसे पहले तो ये पहली बार है जब हम मंडला में आयोजन कर रहे हैं, और मंडला में आयोजन करने का एक विशेष अर्थ भी है और संदेश भी है। अर्थ ये है कि मंडला सैयद हैदर रजा की मातृभूमि है एक तरह से, यहीं के एक गांव में, एक वन ग्राम में उनकी उनका जन्म हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में मंडला में उन्होंने पहली बार और अंतिम बार महात्मा गांधी को देखा। वो जब भी भारत आते थे तो मंडला आने की कोशिश जरूर करते थे। 2-3 बार पहले उनके साथ मंडला आए थे। मंडला में जब वो भारत वापस आ गए तो उनकी मुझे ये हिदायत थी, अगर ये मृत्यु फ्रांस में हो तो मुझे अपनी फ्रेंच पत्नी की कब्र के बगल में दफन किया जाए, और अगर मेरी मृत्यु भारत में हो तो मुझे अपने पिता की कब्र के बगल में दफन किया जाए। तो रजा साहब यहाँ दफन है। ऐसे तो उनकी जो जीवन गाथा है वो कई मामलों में रोमहर्षक है। एक साधारण वित्तीय स्थिति वाले परिवार में जन्म लेकर जिस गांव में बाबरिया में उनका जन्म हुआ था, वहां कुल 10 घर थे, वो जंगलों के बीचों बीच था, और वन ग्राम जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ग्राम के रूप में शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि वो जगह बदलते रहते हैं। वहां से एक व्यक्ति जन्म लेता है और यहाँ से मंडला आता है, मंडला से दमोह जाता है, दमोह से नागपुर जाता है, नागपुर से बम्बई जाता है, बम्बई से पेरिस जाता है। और एक तरह से वैसा जिंदगी भर वो तलाश करते रहे कि उन्हें कहीं फिर से नदी तट मिले। वो नर्मदा नहीं कहते थे, वो नर्मदा जी कहते थे। और कभी कभी मैं अगर सावधानीवश उनके सामने नर्मदा कह दूं तो मुझे फौरन रोकते थे, नहीं नर्मदा जी। हाँ, तो ये उनकी कहानी आप में से कई लोगों को पता भी है। बहरहाल उनकी एक बड़ी इच्छा थी युवाओं के लिए कुछ करने की, और इसलिए उनकी हम लोगों ने सोचा कि युवा लेखकों का एक वार्षिक समागम किया जाए। तो पहला समागम तो खुला सा था, इसलिए मेरी दृष्टि में वो बहुत अराजक सिद्ध हुआ। तो हमने सोचा कि अगली बार से युवा लेखकों को थोड़ा संयमित और एकाग्र करना जरूरी है। तो एक वर्ष हमने आधुनिक क्लासिक्स पर उनसे बात करने को कहा, अगले वर्ष कुछ पुराने पुरखों को याद करने की चेष्टा में भक्तिकाल और गीतिकाल के कवियों भारतीय जुड़ारिश्तम। तीसरी बार हमने क्या किया कलाकारों पर, और इस बार गांधी किंग स्वराज, हाँ एक बार गांधी पर। तो इस बार हमने तय किया कि हम गैर हिंदी भारतीय मूर्धन्य कवियों पर ध्यान एकाग्र करें। यहाँ चूंकि सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आप में से कुछ को कुछ तकलीफ हो या असुविधा हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे बस में नहीं है, और यहाँ हर चीज एक फोन पर
मुहैया नहीं हो जाती है इतनी आसानी से, इतना दिल्ली वगैरह में हो जाती। हर बार ये करने के पीछे एक तो सदिच्छा है, एक दुष्ट इच्छा है। सदिच्छा ये है कि ज्यादातर हमारे युवा लेखक सृजनात्मक लेखक हैं और जरूरी नहीं है कि वो आलोचना लिखें, इनमें से कुछ हैं जो आलोचक भी हैं और ज्यादातर सृजनात्मक लेखक। अब हमारे समय की एक विडंबना ये है कि जब सृजनात्मक लेखक भी आलोचना लिखने चलते हैं तो वो उसी शब्दावली का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो कि आलोचना में बहुत ही रूढ़ और मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त पर हो चुकी है। तो एक तो इच्छा ये है कि धीरे धीरे सृजनात्मक लेखक अगर आलोचना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आलोचना लिखें, और अगर आप पिछले 50 वर्षों के साहित्य पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण आलोचना और बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान आलोचना की युक्तियां, अवधारणाएं, पद सृजनात्मक लेखकों की आलोचना से आए हैं, तथाकथित आलोचकों की आलोचना से नहीं आए। तो एक तो ये व्यापक इच्छा है, और चूंकि अपने बहुत सारी चीजें तो लोगों को अपने से करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ एक बहाना भी, एक दबाव का मुकाम भी बनता है। तो इसलिए हिंदी की एक दूसरी जिम्मेदारी भी है कि हम एक अखिल भारतीय भाषा हैं, तो उसके अनुरूप हमको आचरण भी करना चाहिए, जिसका एक पक्ष ये है कि हमको दूसरी भाषाओं के साहित्य पर से अवगत होना चाहिए, उस पर यथासंभव विचार करना चाहिए। ऐसा भी है कि ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरी भारतीय भाषाओं में विभिन्न कारणों से संभव है और जो शायद हिंदी में विभिन्न कारणों से संभव नहीं हुआ है। तो एक अख्तर ईमान को जानना, एक अरुण कोलटकर को पढ़ना, एक हरभजन सिंह को की आवाज को सुन पाना, एक शंखो घोष की चुप्पियों को देख सकना, एक तो ये जो स्थिति है, इसका अवसर बनाया है। अभी मैं सारे में लेख पढ़ गया जो भेजे, कुछ नहीं भेजे, तो वो मेरी गोप दृष्टि के है। और बहरहाल हमने जो कवि चुने हैं वो एक तरह से मैंने आज से 40 वर्ष पहले भी चुने थे। हमने एक विश्व कविता समारोह किया था भोपाल में, जिसमें 27 विदेशी कवि थे, जिसमें निकालो पारा, मिरोस्लाव बोलो, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टीफन स्पेंडर, फेरेंस गुहाश वगैरह कवि आए थे। और उसमें हमने 6 भारतीय कवियों को भी आमंत्रित किया था। वही 6 भारतीय कवि हैं जिन पर हम आपसे हमने आग्रह किया कि आप इन पर विचार। मुझे लगता है कि 40 वर्षों में कुछ नाम और इसमें जोड़े जा सकते हैं। मसलन मराठी में ही वृंदा करंदीकर, नारायण सुर्वे, दिलीप चित्रे, नामदेव ढसाल, मलयालम में भी ऐसे नाम होंगे, बांग्ला में भी नाम होंगे। उर्दू में मुझे शायद लगता है अख्तर ईमान के बाद इतना बड़ा और कभी शायद नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो पाकिस्तान में है। तो हमने कुछ नाम चुने, इस आधार पर भी चुने कि उनके काफी अनुवाद हिंदी में सुलभ है। जाहिर है कि आप में से ज्यादातर ने इन्हीं अनुवादों के आधार पर लिखा है।
एक तो वो सभी अपनी भाषा के मूर्धन्य कवि हैं, दूसरी बात यह है कि उनकी एक अखिल भारतीय छवि है इनमें से हर एक। तीसरा ये है कि इनमें से हर एक से मेरा निजी परिचय था। अब कर लीजिए क्या करें। यानी ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इनमें से हर एक को निजी रूप से जानता था। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को जिंदगी में मिलता है जितना मुझे मिलता रहा है। तो इस अर्थ में अगर लोगों को जानना और उनके संपर्क में आना किसी तरह का सौभाग्य माना जा सके तो मेरा तो अटल सौभाग्य रहा है। लेकिन उससे कुछ बात बनती नहीं है। क्या हुआ उस सौभाग्य से, आपने क्या निकाला इस पर निर्भर करता है। तो बहरहाल इनमें से कई की बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। जैसे अख्तर ईमान ने गाने नहीं लिखे फिल्मों में, वो फिल्मों के डायलॉग और डायलॉग लिखने की बड़ी प्रसिद्ध थे। तो एक बार ऐसा हुआ दैव दुर्विपाक से जब हम लोग निकाल दिए गए भारत भवन इत्यादि से, तो मैं 50 वर्ष का हुआ। तो मेरा एक कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं उसी समय छप कर आया। तो हमारे कुछ मित्रों ने एक आयोजन किया, एक तरह का प्रतिरोध आयोजन भोपाल में, और मुझसे ये पूछा कि आपकी कविता संग्रह का लोकार्पण कौन करेगा। तो मैंने 2 नाम चुने, कुमार गंधर्व और अख्तर ईमान। दोनों ने ही कहीं नहीं वहीं का लोकार्पण किया था। तो अख्तर ईमान आते रहते थे भोपाल हमारे आयोजनों में। एक बार हमने उनसे पूछा कि ये आपने कभी फिल्मी गाने क्यों नहीं लिखे? कहने क्योंकि मैं अपनी कविता बचाना चाहता था। क्या मतलब? बोले मैंने इतना पैसा मैं कमा लेता था डायलॉग लिख के कि फिर मुझे अपनी शायरी में कोई समझौता करने की जरूरत नहीं। तो मैंने कभी कोई फिल्मी गाने नहीं। अयप्पा पणिक्कर को अगर आप देखते तो उनके चेहरे पर हमेशा एक तरह का अंग्रेजी जिसको कहते हैं अम्यूज्ड लुक, जैसे कि वो हर चीज में कुछ एक हैरत सी उनको होती रहती थी। और मलयाली कवियों की विशेषता है कि उनका आधुनिक से आधुनिक कवि अगर जरा सा उसको छेड़िए तो गाने लगता है। तो अयप्पा पणिक्कर भी अपनी कविताएं गाते थे, जैसे कि सच्चिदानंदन भी कभी कभी अपनी कविताएं गा देते हैं। अरुण कोरटकर हमारे साथ स्वीडन में उन्होंने बहुत सारे चाकू खरीदे, बड़े बड़े काटने वाले जो चाकू होते हैं किचन में जो काम आते हैं, और उनको अपने हैंड बैगेज में। अच्छा, हम लोग 5-6 लोग थे, अनंत मूर्ति, गुरुतुल हैदर, कुंवर नारायण, कृष्णदेव वैद, हम लोग तो सब निकल गए। अरुण रोक दिए गए और बड़ा प्रोग्राम मचा के साथ चाकू भी। हमारी समझ नहीं आई चाकू कहाँ से, हमें क्या मालूम कि उन्होंने क्या खरीदा है। पता चला कि वो तो वैसे वो एडवर्टाइजिंग के उस्ताद थे। उन्होंने मराठी में पहले लिखा, फिर अंग्रेजी में लिखा, फिर अंग्रेजी में लिखना छोड़ के मराठी में लिखा। और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, उन्होंने 1000 पृष्ठों का एक उपन्यास लिख रहे थे उन दिनों जब उनकी मृत्यु हुई, जो एक मराठी बूढ़े की आत्मकथा जैसी थी। वो उनसे कहता रहता था कुछ और वो उसको नोट करते थे। शंखो घोष ये लोग जानते होंगे, परम संकोची थे। वो इतने संकोची थे कि हमारे विश्व कविता समारोह में आए, वही एक कवि थे जो नहीं आए। वो इतने संकोची थे। उनको जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो हम लोगों ने जो बधाई वगैरह दी, अरे क्या है रमाकांत दत्त कवि बहुत अच्छे हैं, भयानक लोग हैं। तो जब साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मुझे हरा कर बने ना, मैंने उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा था और मैं बुरी तरह से हारा था। तो जब वो बने अध्यक्ष तो उन्होंने वही ब्यूरोक्रेटिक रवैया साहित्य अकादमी में ही अपनाया। इसमें एक ये था बेचारे कि सच्चिदानंदन को हम लोगों ने उसके पहले
प्रमोट कर दिया था और प्रोफेसर की तनख्वाह दे दी थी, उस केस को उन्होंने दोबारा से खोल दिया। तो ये तरह तरह के लोग रहे हैं। मैं आरंभ में इन मित्रों की कविताओं के कुछ अंश पढ़ के सोचता हूं कि उनको ये भी ना भूलें कि एक और सौभाग्य हमारा ये था कि कृष्णा सोबती ने हमको 1 करोड़ रुपए दिए, और ऐसे ही यथायथ कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनका फोन आया एक दिन, अशोक जी आप हर दिन नजर फाउंडेशन जाते हैं? मैंने कहा अक्सर तो जाते हैं। कहा कल जाते हुए यहाँ होते आए? गए। उन्होंने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि कुछ आप हमारा ये फाउंडेशन, हमने भी एक फाउंडेशन बनाया है, उसको टेक ओवर करें। मैंने कहा आपने बनाया इसको टेक ओवर क्यों करते? कहने की हम तो चलाते नहीं है, आप चला रहे हैं तो हमें शामिल करें। हम क्या नहीं से कैसे शामिल होगा, उसकी विधिवत पद्धति होती है ये वो। और तो खैर थोड़े दिन बाद कपूर ने आपने सोचा उस बारे में? हमने नहीं, हम सोचा तो, लेकिन आपको अप्लाई वगैरह करना पड़ता, क्या कर देते हैं अप्लाई, फिर आप आइए। फिर गया तो उन्होंने 70 लाख का चेक, 31 लाख का चेक तैयार करके रखे। क्या कि मैंने ये तय कर रखा, आप ले जाएंगे। मैंने ऐसे मत कीजिए, सोच लीजिए आखिर क्यों आप इतना पैसा। कहिए शिवनाथ जी ने दिए कि मैं इनको अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहता। फिर 2 दिन बाद फोन आया कि आप आए। मैं फिर गया। मैंने कहा ऐसे मत लीजिए, चिट्ठी दीजिए, कहिए कि ये राशि साहित्य और भाषा के लिए ही खर्च की जाएगी। क्या आप ही चिट्ठी बना दी, दस्तखत कराए, और फिर हमने कृष्णा सोबती शिवनाथ निधि बनाया, उसी के खर्च से भरा। अख्तर ईमान की एक कविता है। शायद पत्थर का मौसम आ पहुंचा, पत्तों के गिरने की आवाज मुसलसल आती है। चक्का टीका बीमारी को रोके रखता है, जब्त तौहीद इस्कात वगैरह इंसानी आबादी को बढ़ने से रोकेंगे। बंदर ने जब से 2 टांगों पर चलना सीखा, उसके जहन में हरकत में आना सीखा है। पत्तों की गिरने की आवाज मुसलसल आती है, सड़कों पर रोज नए चेहरे मिलते हैं। मौत से हमने एक ताउन कर रखा है, पस मंजर में नजर कहाँ जाती है। फूलों की खुशबू से क्या क्या याद आता है। चौक में जिस दिन फूल पड़े सड़ते थे, खूनी दरवाजे पर शहजादों की फांसी का ऐलान हुआ था। ये दुनिया लम्हा लम्हा जीती है, दिल्ली की गलियां वैसे ही आबाद शाद हैं सब। दिन तो काले पर पानी बबूले हैं, जो सब लम्हों को अपने पंखों में मूंद की आंखों से ओझल हो जाते हैं। चारों जानिब रंग रंग के झंडे उड़ते हैं, सबकी जेबों में इंसानों के दुख दर्द का दरमा खुशियों का नुस्खा बना पड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब नुस्खा खुलता है 1857 जाता है, 1947 आ जाता है। हर भजन से अगर अभी भी रंगों में दौड़ता है, वह लहू मेरा है। घरों में फिर जब चूल्हे तपेंगे पुराने बिस्तरों में, फिर जब बेखौफ बच्चे गर्म होंगे, मेरी प्रिया की अधमरी देह में फिर सूर्य उदय होगा, साबुत सुलगता समूचा। जब वो जान जाएगी कि प्यार जिंदा वर्तमान के लिए है, मेरे इतिहास के लिए नहीं, तब मैं कहूँगा लहू जो गिर गया था मिट्टी में, वो मिट्टी का है, मेरा नहीं। मैं कब्र में कैद नहीं, रगों में दौड़ता। अब उनको रखकर अगर हैं कुछ हड्डियां टूटी हुई, तो जान लो कि वह उनको ठीक बिठाता है। वो तुम्हारे शरीर में पूर्णता लाता है और आत्मा को छोड़ देता है अपने आप पर ध्यान देने। ये मात्र हड्डियों जोड़ने वाला जैसा है। बात सिर्फ इतनी ही है कि उसके अपने सिर हाथ या पांव नहीं है।
शायद इसीलिए वो हमें कुछ ठीक तरह से समझ के शंख घोष भीड़ उतरना है, उतर पड़िए हुजूर, उतार कर चलनी कुछ अपनी है, आंखें नहीं है, अंधे हो क्या, अरे तिरछे हो जाओ, जरा छोटे और भीड़ में घिरा हुआ कितना और छोटा बनूं मैं ईश्वर, रहूं नहीं अपने जितना भी, कहीं भी खुले में, बाजार में, एकांत में, रमाकांत व्रत, फिर भी मैं जो कुछ पहनूंगा एक और मौत होगी मेरी मृत्यु के दिन। बच्चा जो कभी नहीं पहन पाया कमीज और जो दिन भर विषैली कीड़ों के पीछे या सुदूर पूर्व में बेग के लिए भागता रहा, मेरी मौत के दिन वो भी मर जाएगा। वो तब तक नहीं मरेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। किसी रात वो सूर्य की किरणों को चुरा घाटी तक ले आएगा मासूमियत के साथ, और वृक्ष की ऊंची डाल पर छुपकर पंछियों के गीत गाएगा। शरीर पर बगैर कमीज के वो मर जाएगा, वापस नहीं लौटेगा उस रास्ते के लिए बंद हो चुका है जो अलग समय में फैला हुआ था श्मशान से बादलों तक। पैपा बनकर पत्थर की दीवारें और लोहे के सीखे तुम्हें बचा नहीं सकते। वही कमरा जो बनाया तुमने बदल जाएगा तुम्हारी जेल में। दरवाजे खुले रखो, बाहर निकलो और ताजा हवा खींचो फेफड़ों में। खतरा कहीं भी हो सकता है, कमरे के भीतर और बाहर, और सबसे पहले ये प्रवेश करता है मस्तिष्क में, और एक बार घुस जाए तो कभी नहीं निकलता। खतरे को अपने दिमाग से निकालो। क्या तुम खुद अपने ही दुश्मन नहीं हो? यद्यपि तुम कई बार दूसरे रूपों में आते हो, उसका सामना करो, उस चेहरे को देखो और उसके प्रति दया दिखाओ जिसका वो पात्र है। उस दया को मस्तिष्क में पैर मत रखो जो दूसरों के प्रति तुम देनदार हो। ताला खोलो। दया दाता की मिल्कियत नहीं, उसकी है जिसे ये चाहिए, इसे दो। मस्तिष्क हल्का रखो। क्या तुम जानते हो क्षितिजों के दोनों छोर तुम्हारे मस्तिष्क में कहां तक पहुंचते हैं? यदि बोझा नहीं है तुम्हारे लिए अपना मस्तिष्क, तो तुम ढो सकते हो कोई भी वस्तु और हर चीज। तो ये कुछ अंश हैं। मैंने वो सारे लेख पढ़े हैं, मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, तो अंत के लिए सुरक्षित रखूंगा, जब भी उपयुक्त लगेगा तब के लिए। खेल के नियम ये हैं कि जो भी हमारा निर्धारित समय है, मतलब पहला सत्र जो है वो उसको शुरू तो होना था 6 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय है, जिसको हम कम करके 1.5 घंटे का कर देते हैं। और जो शंख घोष पर होगा, और जोशना बनर्जी, आडवाणी, पूनम अरोड़ा, उत्कर्ष, ऐश्वर्यम, विशाल विक्रम सिंह, सुदीप सोहनी और सौरभ राय भाग लेंगे। मेरा ख्याल सौरभ राय जी से आग्रह किया गया है कि वो उसका परिचालन करें। इसके पहले कि ये आरंभिक सत्र समाप्त हो, हमारे बीच हमारे मित्र वरिष्ठ कवि अरुण कमल जी हैं, तो वो कुछ कहें कि उपयुक्त होगा। अरुण। सबसे पहले तो मैं रजा फाउंडेशन और अशोक जी का आभारी हूँ कि मुझे भी युवाओं के बीच आने का मौका मिला। कहावत है कि सींग कटा के बैल भी बादशाह बनना चाहता है, तो मैं सींग कटा के नहीं आया, सींग लेके आया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे बिल्कुल नए लोगों से मिलने का, और सचमुच करके भी लगता है कि नए लोगों से मिलते रहने से एक नयापन अपने में भी आता है।
इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बड़ी बात यह है कि हम भारत के 6 बड़े कवियों पर हम लोग विचार करेंगे और आपके लिए सुनेंगे। शंकर घोष की किताब जो रजा फाउंडेशन से 2 खंडों में आई है, लेखों का संग्रह, उसमें उनके एक लेख का शीर्षक है ऐतिह्य का विस्तार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः हमें अपने ऐतिह्य के विस्तार को, अपने अस्तित्व के विस्तार को ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी भाषा के बाहर के कवियों को पढ़ें। शंकर घोष उसी में एक दिलचस्प बात ये भी लिखते हैं कि हम अपने घर से निकलते हैं और सीधे समुद्र पार चले जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कवियों को जानते हैं, लेकिन अपने कवियों को ही नहीं जानते। इसलिए भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा आयोजन है कि हम कवियों को जानें और समकालीन हिंदी कविता को उससे जोड़ के देखें। ऐसा शंकर घोष ने भी दूसरे कवियों को लिखते हुए किया है। दूसरी बात यह है इसमें कि न केवल भारतीय कवियों को हम पढ़ें, उनको पढ़ते हुए ये भी देखें कि हमारे उपजीव्य क्या है। जैसे संपूर्ण भारतीय कविता का उपजीव्य यदि है तो महाभारत और रामायण है। जैसे रमाकांत रथ, अब श्री राधा का खंड काव्य है, श्री रणछोड़ दास जी, श्री रणछोड़ दास उनकी एक लंबी कविता है, आप उस पर भी आपने विचार किया होगा। अब देखिए कि ये परंपरा संपूर्ण भारतीय काव्य में है, महाभारत और रामायण की परंपरा। इसके बिना कोई काव्य अछूता, इसके बिना कोई काव्य बन ही नहीं सकता। ऐसी ही एक परंपरा और है, और वो हरभजन सिंह में हमें मिलती है। गुरु नानक और बाबा फरीद से लेकर शाह लतीफ तक, और वहां से आते हुए अब तक, इन सभी परंपराओं को भी हम एक साथ देखते हैं, विचार करते हुए। एक और दिलचस्प बात जो अख्तरुल इमान साहब के बारे में अशोक जी ने कही, अख्तरुल इमान उर्दू के शायद अकेले कवि हैं जिन्होंने गजलें नहीं लिखी, और उन्होंने नस्ल में भी कविताएं लिखी, और कुछ ऐसे विषयों पर भी कविताएं लिखी जो तब लिखा जाना थोड़ा मुश्किल था, जैसे वह लड़का है कविता। तो इस तरह से देखते हैं कि अख्तरुल इमान को अगर मिला लें तो फिर एक अलग परंपरा बनती है जो उर्दू से होते हुए अरबी फारसी तक जाती है, फैलती है, पूरी एशिया को अपने साथ लाती है। अब भारतीय कविता से चल के एशिया कविता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। जैसे श्रीलंका की कविता में हाथियों के पैरों की छाप के गुण मिलते हैं, लाओस की कविता में चंपा का फूल मिलता है, और इसी के साथ जब हम अयप्पा पणिक्कर को देखेंगे, और शंकर घोष ने इस पर इशारा भी किया है कि कैसे रविंद्रनाथ से लेकर कुमारन आशान तक एक बौद्ध परंपरा भी मौजूद है, और जो चांडालिका नाटक रविंद्रनाथ का और कुमारन आशान की चांडाल भिक्षुणी जो अद्भुत कविता है, और उसके अद्भुत साम्य पर विचार किया, और उसने उस पुस्तक का भी जिक्र किया जो नेपाल की बौद्ध परंपरा से पर लिखी गई, और जहां से रविंद्रनाथ ने भी सामग्री ली और कुमारन आशान ने ली। तो इस दृष्टि से इन 6 कवियों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अरुण कोलटकर एक कवि हैं, उन पर जब हम विचार करते हैं तब हमें भारत के बाहर भी जाना पड़ता है। जैसे जेजूरी जो प्रसिद्ध कविता है, विलियम कार्लोस विलियम्स की कविता पैटरसन को याद किए बिना जेजूरी को समझना मुश्किल, और वो महान अमेरिकी कवि हुए। साथ ही साथ भारतीय अंग्रेजी की जो कविता है और मराठी कविता, इसके भी प्रतिनिधि अरुण कोलटकर है। और हिंदी भारत में 3 ऐसे कवि कम से कम हुए जो अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों के बड़े कवि हुए। एक तो अरुण कोलटकर, दूसरे उड़िया के जयंत महापात्र, और दिलीप चित्र, वो भी मराठी की, और रामानुजन कन्नड़ के। तो ये भी एक परंपरा बनती है। इन 6 कवियों के चुनाव से, जैसा अशोक जी ने बताया, 40 वर्षों में और भी कवि जुड़ सकते थे या जुड़ेंगे आगे, लेकिन हम पूरी भारतीय परंपरा पर विचार कर सकते हैं।
इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात और आखिरी बात यह है कि इसके बाद हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र किस तरह से अभी समकालीन भारत में निर्मित हो रहा है। इसमें भी मैं अलग से रजा फाउंडेशन को, विशेष रूप से अशोक जी को आभार व्यक्त करता हूँ उनका, कि उन्होंने कुछ अद्भुत किताबें निकाली हैं समकालीन भारतीय आलोचना की, जैसे शंख घोष का जिन्होंने किया, सितांशु जी का, दूसरे लोग का। तो इस पर भी देखना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र का विकास अभी भारतीय जगत में, आलोचना जगत में कैसे हो रहा है और कैसे इसमें भी अनेक परंपराएं हैं। जैसे आधुनिक भारतीय आलोचना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसे हम कहें, पोएटिक्स, तो उसकी शुरुआत ही होती है हाल ही के मुकदमे शेर व शायरी से। अब फिर ये अरबी फारसी से जाती है परंपरा जुड़ती और वहां से चल के यहाँ तक आती है, और हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में एक विचार विमर्श इस पर भी हो सकता है, और उस पर केवल युवा ही नहीं, जो युवा नहीं रहे वो भी कर सकते हैं। वैसे अगर मुझे बुलाया गया तो मैं समझता हूँ कि अशोक जी ने मुझको युवा समझकर ही बुलाया, क्योंकि युवा के लिए हिंदी में शुरू होने वाला पहला पुरस्कार, और उसका वो भी पहली बार अशोक जी ने मुझे ही दिया था। तो यही रहा होगा कि ये तो वो बच्चा है। तो मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, और अगले 2 दिन हम लोग खूब मौज से रहेंगे, पता नहीं नाचने का मौका फिर मिलेगा। शुक्रिया सबका। अब जोशना बैनर्जी, अडवाणी, पूनम अरोड़ा, उत्कर्ष, ऐश्वर्य, विशाल विक्रम सिंह, सुजीत सोनी और सवल राय,